दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में छपे ब्लॉग ब्लॉकचेन कैन प्रोटेक्ट आवर ट्रीज और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाई सेंटर वांट्स क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स मैंडेटरीली डिस्क्लोज्ड इन आरओसी फाइलिंग्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने ईयू ग्रीन डील के तहत साल 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ईयू ने अपने जंगलों का डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसमें पारदर्शिता बरतने और ईयू के सभी देशों की डाटा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने की बात कही गई है। इसके अलावा भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सौंपे जाने वाले अपने वित्तीय ब्यौरे में क्रिप्टो करेंसीज में होने वाली डीलिंग्स की जानकारी देनी होगी। एक और खबर के मुताबिक नॉर्वे दुनिया का सर्वाधिक कैशलेस देश बनकर उभरा है, लेकिन वहां के केंद्रीय बैंक ने ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित क्रिप्टो करेंसी को विकल्प के रूप में चुनने के लिए मना किया है। ऐसे ही कई खबरों में ब्लॉकचेन तकनीक एक लंबे समय से शामिल है। इस तकनीक की विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों मसलन स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं के लिए खूब उपयोगी बनाती हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ब्लॉकचेन तकनीक इस सदी की चुनिंदा जरूरी तकनीकों में से एक है। इसी के मद्देनजर हम आज के आर्टिकल में ब्लॉकचेन तकनीक पर बात करेंगे, इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे, भारत में इस तकनीक को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे, इस तकनीक को लेकर क्या चुनौतियां हैं और बात करेंगे कि क्या हो आगे की राह। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। इन दिनों आप जितनी बार भी ब्लॉकचेन तकनीक का नाम सुन रहे होंगे, क्रिप्टो करेंसी का नाम भी साथ में सुना होगा। लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दो अलग अलग बातें हैं। ब्लॉकचेन एक तकनीक का नाम है और क्रिप्टो करेंसी इस तकनीक पर आधारित एक एप्लीकेशन है। ब्लॉकचेन तकनीक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज का एक हिस्सा है। कई बार ब्लॉकचेन तकनीक को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज ही कह दिया जाता है। इन दोनों में अंतर समझने के लिए डाटा स्टोरेज की संरचना को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन में डाटा को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। तकनीक के बारे में आगे बात करने से पहले जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है। महज लगभग 10 साल पहले प्रयोग में आई इस तकनीक ने दुनिया में क्रांति मचा दी है। सबसे पहले साल 1991 में क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉक्स के बारे में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टारनेटा ने बताया। साल 2008 में सातोशी नाकामोतो के स्यूडोनेम से किसी व्यक्ति ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था। साल 2009 में नाकामोतो ने पहला पब्लिक लेजर ब्लॉकचेन बिटकॉइन के लिए तैयार किया। साल 2014 में ब्लॉकचेन तकनीक में बिटकॉइन के इतर अन्य क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों पर बात की गई। इसके बाद से इस तकनीक ने बैंकिंग, पब्लिक रिकॉर्ड्स, लैंड डील जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी। बैंकिंग और पब्लिक रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ी चुनौती है रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की, पारदर्शिता और किसी भी तरह की जालसाजी को रोकने की। ब्लॉकचेन की प्रक्रिया में इन सभी चुनौतियों का हल शामिल है। ब्लॉकचेन के तकनीकी पक्ष पर आने से पहले एक बार साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं, जंगी, खेलावन, होरी और किशोरी। चारों का आपस में खूब लेन देन है, सबको आपस में खूब भरोसा भी है, लेकिन पैसे के मामले की वजह से दोस्ती खराब ना हो इसलिए एक व्यवस्था है। चारों ने अपना एक बही खाता बना रखा है, सभी लेन देन का रिकॉर्ड उसी में रखते हैं। जंगी ने जब खेलावन को 100 रुपए दिए तो तारीख और हस्ताक्षर के साथ बही खाते में दर्ज किया गया। अब ये जानकारी होरी और किशोरी के पास भी थी। खेलावन ने जब जंगी को 50 रुपए वापस किए तो इसे भी तारीख सहित नोट कर दिया गया। पुराना रिकॉर्ड वही लिखा हुआ है, नए रिकॉर्ड को अलग से दर्ज किया गया है। पुराने में कोई बदलाव नहीं किया गया। चारों के पास हर लेन देन की खबर है। यहाँ तक कि जब भी कोई नया रिकॉर्ड दर्ज किया जाता तो चारों के हस्ताक्षर से उस पर सहमति मिलती। एक बार होरी को लगा कि जंगी ने खेलावन से ज्यादा पैसे वसूल लिए तो तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए।
तारीख सहित सबके हस्ताक्षर वाले रिकॉर्ड मिल गए। चूंकि कहीं भी रिकॉर्ड को काटा नहीं गया था और हर बार सूचना को अलग से ही दर्ज किया गया था, तो मामला साफ हो गया। कुछ ऐसी ही कहानी ब्लॉकचेन नाम के पब्लिक लेजर यानी बही खाते की है। चूंकि ब्लॉकचेन डिजिटल है, तो ये सारा पेपर वर्क, कोडिंग और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए होता है। ब्लॉकचेन के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए एनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो यह डाटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है, जिससे इसे केवल वे ही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए भेजा गया है। ये डाटा को चोरी होने और किसी भी तरह के अल्टरेशन से बचाने का तरीका है। अगर ब्लॉकचेन का प्रयोग मनी ट्रांसफर के लिए किया जा रहा है, तो ब्लॉक्स में सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम और अमाउंट की जानकारी होती है। इसके अलावा ब्लॉक्स में एक हैश भी होता है। हैश यूनिक आइडेंटिफायर कोड्स होते हैं। इस हैश की तुलना आप फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, वैसे ही हर हैश यूनिक होता है। पिछले ब्लॉक का हैश अगले हैश में भी शामिल किया जाता है। एक हैश उस ब्लॉक का भी होता है। हैश में एक कोड जैसे 1Z8F9C2 होता है। आगे ब्लॉक में ये कोड और उस ब्लॉक का कोड मसलन 2P9F3J होगा। ऐसे ही हर ब्लॉक में पिछला कोड होने की वजह से नया ब्लॉक इंसर्ट करने के लिए पिछले हैश का कोड मालूम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना पिछले हैश की जानकारी के नया कोड इंसर्ट करता है, तो उसे सारे ब्लॉक्स में बदलाव करने होंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इतनी जटिल होती हैं कि पूरे लेजर के हर ब्लॉक में बदलाव करना मुश्किल होगा। इस तरह सूचनाएं चाक चौबंद तरीके से सुरक्षित रहती हैं। लेजर P2P नेटवर्क पर आधारित होता है। इस तरह किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती, बल्कि पूरी चेन से सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ब्लॉकचेन कई तरह के हो सकते हैं, मसलन पब्लिक ब्लॉकचेन, इसमें सारी सूचनाएं सबके लिए ओपन होती हैं। वहीं प्राइवेट ब्लॉकचेन को कुछ लोगों के समूह तक सीमित रखा जाता है। एक तीसरा नेटवर्क हाइब्रिड तरीके का होता है। इसमें कुछ लोगों की पहुंच कुछ सूचनाओं तक होती है, जबकि कुछ सूचनाओं से उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। तकनीक के बारे में इस विवरण को देखकर पारदर्शिता और सुरक्षा जैसी इसकी प्रमुख विशेषताएं निकल कर आती हैं। इन विशेषताओं के चलते इस तकनीक का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों मसलन रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में बढ़ता ही जा रहा है। आइए अब उन क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जहां इस तकनीक के अनुप्रयोग देखे जा सकते हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके इस क्षेत्र में डाटा सिक्योरिटी, सर्विस डिलीवरी की गति, भ्रष्टाचार में कमी आदि किया जा सकता है। बैंकिंग में ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे बड़ा लाभ है कि इससे क्षमता में इजाफा, सुरक्षा को बढ़ावा, ट्रांजैक्शन टाइम में कमी आती है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के चलते किसी थर्ड पार्टी का दखल खत्म हो जाता है, जिससे कीमत में कमी की जा सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक में एक बार होने वाले ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को हटाया नहीं जा सकता। इससे वर्तमान में वित्तीय संस्थानों में होने वाले बड़े अपराधों को रोका जा सकता है। हर साल कई वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए $1 मिलियन खर्च करते हैं। ब्लॉकचेन के जरिए सारा डाटा एक जगह स्टोर हो सकेगा। साथ ही हर रिकॉर्ड की जानकारी तुरंत हासिल करने की सहूलियत भी रहेगी। वर्तमान में आपसी लेन देन के लिए किसी मध्यस्थ मसलन बैंक के अप्रूवल की जरूरत होती है। ब्लॉकचेन से ये काम सीधे तौर पर बिना किसी मध्यस्थ के अप्रूवल के किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड जैसे अपराधों को भी इसके जरिए कम किया जा सकता है। इसके अलावा पेपर वर्क कम होने से पर्यावरणीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार के आम पब्लिक वाले दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में यह तकनीक मददगार साबित हो सकती है। जैसे सभी भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स को पब्लिक लेजर में डालकर रखा जा सकता है। प्रॉपर्टी की हर खरीद बिक्री को ब्लॉक में रिकॉर्ड करके पब्लिक के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है और प्रशासन को सरल बनाया जा सकता है। ऐसे ही हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी के डाटा को ओपन सोर्स लेजर के जरिए ज्वेलर्स और उपभोक्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेपर लीक जैसे मामलों पर लगाम कसी जा सकती है। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की संकल्पना भी
ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए पूरी की जा सकती है। इसमें बेचने वाले और लेनदार दोनों के बीच टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कोड्स में लिखा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर रहता है। ये कोड्स कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने में मददगार साबित होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के लिए किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकतांत्रिक देशों में वोटिंग की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहते हैं। ऑनलाइन वोटिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल वोटिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वोट काउंटिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि एस्टोनिया ऑनलाइन वोटिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश है। साथ ही सिएरा लियोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला पहला देश बना है। इसके अलावा कुछ देशों ने अपनी कंपनीज को क्रिप्टो करेंसी मसलन बिटकॉइन में सैलरी देने की बात कही थी। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित सबसे पहला अनुप्रयोग ही क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। मतलब आप बिटकॉइन का इस्तेमाल सिक्के या कागजी मुद्रा की तरह भौतिक तौर पर नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल बिना किसी बैंक की सहायता के किया जा सकता है। वर्तमान में कुछ क्रिप्टो करेंसीज मसलन बिटकॉइन, जेड कैश, इथरम, दाश और एक्सकॉइन और मोनेरा आदि प्रचलन में है। क्रिप्टो करेंसी का ऑनलाइन खरीदा जा सकता है या कुछ मामलों में इसे माइनिंग के जरिए हासिल किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में मशीन्स के जरिए कुछ टास्क किए जाते हैं। इन टास्क में कुछ गणितीय समीकरणों को हल किया जाता है। इसके बदले माइनर्स को कुछ क्रिप्टो करेंसीज हासिल होती हैं। माइनिंग के लिए अवसंरचना के तौर पर अधिक मेमोरी वाले सिस्टम, अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। माइनिंग के लिए क्लाउड माइनिंग, सीपीयू माइनिंग, जीपीयू माइनिंग और एएसआईसी माइनिंग प्रचलित है। क्रिप्टो करेंसीज कुछ देशों में प्रचलित है जबकि कुछ देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। जर्मनी में क्रिप्टो करेंसी लीगल है जबकि चीन में इसके खिलाफ कड़ा प्रतिबंध है। साथ ही रूस में भी इसे अवैध करार दिया गया है। यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसे लेकर सकारात्मक रवैया है। जबकि भारत में क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं माना जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो भारतीयों को बिटकॉइन खरीदने या बेचने से रोक सके। हालांकि वित्त मंत्रालय द्वारा बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 का ड्राफ्ट लाया गया है। इसमें क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग, खरीद बिक्री, ट्रांसफर, होल्ड करने या क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करने पर जुर्माना या 10 साल की सजा या दोनों का प्रावधान किया गया है। रिसर्च या टीचिंग के मकसद से क्रिप्टो करेंसी की प्रक्रिया या तकनीक के अध्ययन के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा आरबीआई के साथ विचार विमर्श करके डिजिटल रुपए को लीगल टेंडर के तौर पर जारी करने की बात की गई है। साल 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके उन सभी संस्थाओं को वर्चुअल करेंसीज में डील करने से मना किया था जिनका नियमन आरबीआई द्वारा किया जाता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को रद्द कर दिया था। कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में अपने एक जवाब में कहा था कि सरकार क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता नहीं देती। साथ ही सरकार गैर विधिक गतिविधियों में इनके प्रयोग को खत्म करने के लिए भी सभी उपाय करेगी। लेकिन उन्होंने ब्लॉकचेन तकनीक के प्रयोग को लेकर कहा कि सरकार इसकी संभावनाओं को एक्सप्लोर करेगी। आइए अब एक नजर भारत में ब्लॉकचेन तकनीक की स्थिति पर डालते हैं। नीति आयोग ने ब्लॉकचेन तकनीक पर ब्लॉकचेन द इंडिया स्ट्रेटजी टुवर्ड्स एनेबलिंग ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ गवर्नेंस नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसके मुताबिक भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। पहला क्षेत्र है लैंड रिकॉर्ड्स। वर्तमान में लैंड रिकॉर्ड्स में भूमि पर मालिकाना हक, लैंड रिकॉर्ड्स का रखरखाव, लिटिगेशन की संख्या में बढ़ोतरी और सूचनाओं में एकरूपता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीति आयोग ने चंडीगढ़ में किए गए अध्ययन के बाद लैंड रिकॉर्ड्स के लिए ब्लॉकचेन पर आधारित प्रोटोटाइप पर काम किया था। ब्लॉकचेन पर आधारित लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जमीन के मालिकाना हक का ऐसा रिकॉर्ड तैयार करता है जिसमें बदलाव संभव ना हो। इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल तौर पर स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है। साथ ही आगे चलकर जमीन की खरीद बिक्री के रिकॉर्ड को भी जोड़ा जा सकता है। दूसरा क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल ड्रग सप्लाई चेन। नेशनल ड्रग सर्वे 2014-16 के मुताबिक भारत में लगभग
3% दवाएं नकली या सब स्टैंडर्ड पाई जाती हैं। इस तरह के ड्रग्स सप्लाई चेन में प्रवेश करके कई तरह की चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। इसके लिए मेडिसिन के ओरिजिन से लेकर पूरी सप्लाई चेन के दौरान पारदर्शिता की जरूरत है। इस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक को लाने पर फार्मा कंपनीज की निर्भरता मध्यस्थों पर कम हो जाएगी। साथ ही स्टॉक मूवमेंट में भी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। सरकार इस क्षेत्र में एक कॉमन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी योजनाओं में भी किया जा सकेगा। तीसरा क्षेत्र है एजुकेशनल सर्टिफिकेट का। वर्तमान में यह क्षेत्र केंद्रीकृत प्रणाली जैसे सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी पर निर्भर है। मैनुअल वेरिफिकेशन, अधिक समय और डॉक्यूमेंटेशन में हेराफेरी जैसी चुनौतियां भी उपस्थित हैं। इसके लिए एक विकेंद्रीकृत, टेम्पर प्रूफ, ऑटोमेटिक, रियल टाइम और फ्रॉड प्रूफ सिस्टम की जरूरत है। ब्लॉकचेन तकनीक इन चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। इस लिहाज से नीति आयोग ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलकर सुपर सर्ट नाम के एक सिस्टम को तैयार करके उसका प्रयोग देखा है। इसके अलावा नीति आयोग इम्यूनाइजेशन, सप्लाई चेन, इंश्योरेंस, जैविक कृषि और एनर्जी ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में भी ब्लॉकचेन तकनीक के अनुप्रयोग की बात की है। संभावनाओं से भरी तकनीक के सुनहरे पक्ष से रूबरू होने के बाद इसे लागू करने की राह में कई मुश्किलें भी हैं। आइए अब एक नजर इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर डालते हैं। सबसे पहली चुनौती है डाटा को ब्लॉकचेन पर ले जाने की। डाटा को ब्लॉकचेन सिस्टम पर डालने के लिए मैनुअली रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। पुराने सारे रिकॉर्ड को एकीकृत करना होगा। नीति आयोग ने चंडीगढ़ में लैंड रिकॉर्ड्स पर पायलट प्रोजेक्ट किया था। गौर करने लायक बात है कि चंडीगढ़ लगभग 66 साल पहले अस्तित्व में आया है। इसलिए जमीन की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा बार ना होने के कारण डाटा भी सीमित है। लेकिन अन्य जगहों पर इन रिकॉर्ड को डिजिटल कर पाना एक चुनौती भरा काम है। दूसरा मसला है स्टेक होल्डर्स की भागीदारी। यह व्यवस्था तभी सुचारू रूप से काम कर सकेगी जब हर स्तर पर स्टेक होल्डर्स डिजिटलीकरण को तैयार होंगे। मसलन फार्मा क्षेत्र में दवाइयों में 3 स्तर पर बार कोड और QR कोड लगाने होंगे। ये काम पारंपरिक व्यवस्था से थोड़ा पेचीदा है। हालांकि एक बार व्यवस्था बन जाने पर फिर रुकावट नहीं होगी, लेकिन एक बार अवसंरचना तैयार करने में मशक्कत होगी। तीसरी चुनौती है विधिक और नियमन में बदलाव की। ब्लॉकचेन पर काम करने के लिए अवसंरचना के स्तर पर बदलाव के साथ कानूनी तौर पर भी अनुकूलन करना होगा। चौथी और महत्वपूर्ण चुनौती है ऊर्जा खपत की। वर्तमान में भारत समेत पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। ऐसे में तकनीक पर ऊर्जा की खपत एक सीमित स्तर तक ही की जा सकती है। पांचवी चुनौती है ब्लॉकचेन में काम करने के लिए कौशल युक्त श्रम की कमी। इसके अलावा छठी चुनौती है सार्वभौमिक मानकीकरण की कमी। दरअसल ब्लॉकचेन में फिलहाल कोई मानक नहीं है, इसलिए नए डेवलपर्स और निवेशकों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। अंतिम चुनौती है प्रारंभिक तौर पर अवसंरचना निर्माण में आने वाली लागत की। इन चुनौतियों के मद्देनजर अब देखते हैं क्या हो आगे की राह। ब्लॉकचेन तकनीक में अपार संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि भारत में IT क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कमी है तो रोजगार की। ब्लॉकचेन के लिए इकोसिस्टम तैयार करके भारत वैश्विक स्तर पर अगुवा बन के उभर सकता है। भारत को इसके लिए अवसंरचना विकास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया चेन तैयार करनी होगी। डिजिटल पेमेंट्स पर बनी रतन P. वाटल कमेटी ने डिजिटल पेमेंट्स पर इंसेंटिव देने की बात की थी। सरकार डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रुपए की अवधारणा को ब्लॉकचेन के बलबूते विकसित कर सकती है। इसके अलावा भारत को ब्लॉकचेन हब के रूप में विकसित करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देना होगा। बीते दिनों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ब्लॉकचेन तकनीक का सरकारी सेवाओं में उपयोग को लेकर एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। खबरों के मुताबिक इसमें ब्लॉकचेन को पब्लिक रिकॉर्ड कीपिंग, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ रिकॉर्ड्स के साथ ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर बात की गई है। दावा है कि वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भी इसके प्रयोग की बात की गई है। निष्कर्ष के तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि सरकार के ये प्रयास भारत को ब्लॉकचेन की सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के साथ भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मददगार साबित होंगे। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल।
ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? बैंकिंग सेक्टर के इतर इसके अन्य अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं? भारत में इस तकनीक की उपयोगिता पर भी चर्चा कीजिए।